हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। पिछली कुछ क्लासेस में आपने एडजॉइंट और इन्वर्स के बारे में सीख लिया है और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और ये आज का जो टॉपिक है ये टॉपिक आपका डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का लास्ट टॉपिक है। ये अलजेब्रा पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। ये टॉपिक लास्ट है, बट हो सकता है अगर आज की क्लास में कुछ पोर्शन रह जाते हैं तो हम एक क्लास और लेके इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक, सबसे पहले देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है। सबसे पहले इस चीज को समझाया जाए। जैसे सीखिए, यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन है a11 x1 a12 x2 a13 x3। हम केवल 3 तक का ले रहे हैं, आप n तक का भी ले सकते हैं। यहाँ पे a21 x1 वेरिएबल तो सेम ही रहते हैं, प्लस a22 x2 प्लस a23 x3, अच्छा, इक्वल टू b1 इक्वल टू b2। और यहाँ पे a31 x1 a32 x2 a33 x3 इक्वल टू b3। ये 3 इक्वेशन हमने लिखे हैं। अब इन 3 इक्वेशंस को समझते हैं, इसमें चीजों को समझते हैं क्या होती हैं। आपका हेडिंग है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब ये 3 इक्वेशन ही साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। अगर आगे बोला है इसी का सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, वैल्यू निकालना जो भी वेरिएबल हो। और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x1 x2 x3। ये इक्वेशंस में वेरिएबल दिख रहे हैं, मतलब उनकी वैल्यू निकालना, वही सॉल्यूशन होगा। किसी भी इक्वेशन में से जो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है। तो आपका वही लिखा है कि सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। और ये 3 इक्वेशन कैसे हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले ये जो कांस्टेंट दिख रहे हैं, x1 x2 और x3 के कोफिशिएंट्स जो हैं इनको एक साइड करते हैं और इनसे एक मैट्रिक्स बनाते हैं। a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ये एक मैट्रिक्स बना है। अब क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है वो कोफिशिएंट से बना है, वेरिएबल के कोफिशिएंट से बना है, इसलिए इस मैट्रिक्स का नाम होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। क्या नाम होता है इस मैट्रिक्स का? नाम क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स, आप इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए ए से। ठीक, आगे आपके वेरिएबल क्या है, x1 x2 x3। वेरिएबल क्या है, x1 x2 x3। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं x1 x2 x3 और इसको नाम दे देते हैं कैपिटल X। ठीक, आगे आपका राइट साइड में कांस्टेंट होगा b1 b2 b3। आपके इक्वेशन में कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, तो b1 b2 b3 ये कांस्टेंट है आपके। इनको आप कुछ और नाम दे दीजिए, हम इनको नाम दे देते हैं b। ठीक, कैपिटल B। अब ध्यान से देखिए, इन तीनों मैट्रिक्स से आपका एक इक्वेशन बनने वाला है और वो इक्वेशन क्या होगा, Ax इक्वल टू B। और इसी को हमेशा आपको जनरेट करना होता है, मैट्रिक्स इक्वेशन। जब इन सारे वैल्यूज को यहाँ पे पुटअप करेंगे तो आपका बनेगा एक मैट्रिक्स इक्वेशन। क्या हमने नाम बोला, मैट्रिक्स इक्वेशन। ये A को A की प्लेस पे रखिए, x को x के प्लेस पे रखिए, b को b के प्लेस पे रखिए, तो आपका एक मैट्रिक्स इक्वेशन जनरेट हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए,
ये जो अच्छा जब यहाँ पुटअप करेंगे ना, तो अगर आप उसका मल्टीप्लाई कर दें तो आपको वापस से यही इक्वेशन मिल जाता है। तो किसी भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ax इक्वल टू बी से। यही वो इक्वेशन होता है ax इक्वल टू बी, जिसे हम मैट्रिक्स इक्वेशन कहते हैं। समझ आया? अब आगे देखते हैं। सबसे पहले जितनी चीजें बोर्ड पे लिखी हैं, ये चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे हम कुछ टर्म्स की बात करेंगे, जैसे हमने अभी एक वर्ड बोला था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। वो क्या होता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या कहते हैं? कुछ लोग तो इस हेडिंग को ही बोल देते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब इस टॉपिक को ही बोल देते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है वो जानते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये जो वेरिएबल आपको दिख रहे हैं इस इक्वेशन में x1, x2, x3 में, ये जो वेरिएबल हैं, आप अगर इस वेरिएबल्स तीनों, क्योंकि ये तीनों इक्वेशन कैसे हैं, साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस का मतलब समझते हैं आप लोग, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, इसकी मीनिंग क्या होती है, मतलब एक साथ। साइमल्टेनियस का हिंदी में अगर बात करें तो एक साथ। देखिए हम एक वर्ड लिखने जा रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसमें एक एक वर्ड का मीनिंग हम आपको बताएंगे। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होता है कि वेरिएबल्स की पावर हमेशा 1 हो, आपका सारी पावर 1 है, और ये एक सिस्टम फॉर्मेट है, इसलिए सिस्टम। और सॉल्यूशन का मतलब क्या है, वैल्यूज निकालना, x की वैल्यूज। अब इस पूरे वर्ड को एक साथ समझते हैं। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब मीनिंग ये होती है कि आपके ये जो तीन इक्वेशंस दिए गए हैं, इसमें x1, x2, x3 की वो वैल्यूज जिनको रखने से तीनों इक्वेशन एक साथ सेटिस्फाइड हो जाते हैं। मतलब जो वैल्यू यहाँ x1 में रखे हैं वही वैल्यू जो वैल्यू यहाँ पहले इक्वेशन में x1 की रखे हैं वही वैल्यू दूसरे इक्वेशन में भी x1 की रखेंगे, और वही वैल्यू तीसरे इक्वेशन में भी x1 की वही सेम वैल्यू रखेंगे। मतलब तीनों जगह x1 की सेम वैल्यू ही रखें, x2 की भी तीनों जगह सेम वैल्यू रखें, और x3 की भी तीनों इक्वेशन में सेम वैल्यू रखें। तो जब एक साथ तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करने पे ये इक्वेशन सेटिस्फाइड करता है, जब सेटिस्फाइड हो जाता है तो उन्हीं के सेट को बोला जाता है, उन्हीं के सेट मतलब x1, x2, x3, इन्हीं के सेट को बोला जाता है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। समझ में आया? x1, x2 हमारे क्योंकि तीन है इसलिए तीन हम ले रहे हैं, इन्हीं का सेट हमारा क्या कहलाता है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब ऐसा सॉल्यूशन है जो साइमल्टेनियसली इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब एक साथ तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे रहा है, इसी को कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस के बारे में। सबसे पहले बोर्ड पे जितनी चीजें लिखी हैं आप इसको नोट डाउन करिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है आपका कंसिस्टेंट सिस्टम। क्या होता है कंसिस्टेंट सिस्टम? इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज वन और मोर सॉल्यूशन देन इट इज सेड टू बी कंसिस्टेंट सिस्टम, अदरवाइज इट इज इनकंसिस्टेंट सिस्टम। मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि अगर आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं और वहां पे एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन निकल रहे हैं तो वो आपका कहलाता है कंसिस्टेंट, और अगर आपका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है मतलब नो सॉल्यूशन, तो उस केस में कहलाता है क्या, इनकंसिस्टेंट। समझ में आया? अब इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे और पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक वर्ड के बारे में और बता दिया जाए। होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस, ये क्या होता है? होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस ये क्या होता है? अब इसके बारे में पढ़ते हैं। होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन।
चलिए जानते हैं होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में। होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस क्या होता है, एक छोटे से चीज से हम आपको इसको बता देंगे। अगर होमोजीनियस की बात करें तो ax इक्वल टू बी 0 होता है, और नॉन होमोजीनियस की बात करें तो ax इक्वल टू बी फॉर्मेट होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर राइट साइड में 0 नहीं है तो वो नॉन होमोजीनियस होता है इक्वेशन, और अगर राइट साइड में 0 है तो वो होता है होमोजीनियस इक्वेशन। ये बात याद रहेगी, बिल्कुल याद रहेगी। अब हम पढ़ने वाले हैं क्राइटेरिया ऑफ कंसिस्टेंसी। ऊपर हमने कंसिस्टेंसी की बातें की हैं, तो अब हम इसी का क्राइटेरिया पढ़ेंगे। क्राइटेरिया दैट मीन्स, इसका मतलब ये है कि कब सॉल्यूशन आपका यूनिक होगा, कब सॉल्यूशन इनफिनाइट होगा, कब सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होगा। इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो बोर्ड पे जितनी चीजें लिखी हैं सबसे पहले इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्राइटेरियन ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के क्राइटेरिया के बारे में समझते हैं क्या होता है। देखिए, आप एक इक्वेशन लेट करते हैं ax इक्वल टू बी, हमारा ये एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में जो हमारा सॉल्यूशन होगा, कब कंसिस्टेंट बोल सकते हैं, कब इनकंसिस्टेंट बोल सकते हैं, सॉल्यूशन कैसे होंगे, वो सारी चीजों के बारे में समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपका पहला पॉइंट है, इफ डिटर्मिनेंट a डज नॉट इक्वल टू 0, अगर डिटर्मिनेंट a डज नॉट इक्वल टू 0 आया तो आपका जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा। एंड सॉल्यूशन कैसा देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। ठीक, कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन देगा। और उस केस में हम ये चीज कह सकते हैं कि एक मिनट, x इक्वल टू इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इनवर्स इनटू b। ये चीज कहा जा सकता है ना, बिल्कुल कहा जा सकता है। x इक्वल टू a इनवर्स b। ठीक, हाँ ठीक है, x इक्वल टू a इनवर्स b। आगे सेकेंड पॉइंट क्या है, देखिए सेकेंड आपका है, इफ डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0 आ गया। अगर इक्वल टू 0 आ गया तो क्या होगा, इस केस में सबसे पहले आपको एक चीज चेक करना पड़ेगा, वो क्या है, एडजॉइंट a इंटू बी निकालना पड़ेगा। अगर एडजॉइंट a इंटू बी की वैल्यू भी इक्वल टू 0 आ गई तो उस केस में आपका जो सिस्टम होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। एंड सॉल्यूशन क्या होगा, तो इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन, एंड इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक, आगे थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये है कि इफ डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0, एंड अगर इक्वल टू 0 है तब आप ये वैल्यू निकालते हैं, एडजॉइंट a इंटू बी। अगर ये डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया, डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो उस केस में क्या होगा, आपका जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। आई होप ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर होंगे। देखिए हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं, क्या है, आपका कोई एक इक्वेशन ax इक्वल टू बी फॉर्मेट में है तो आप सबसे पहले डिटर्मिनेंट a निकालेंगे और उसकी वैल्यू चेक करेंगे कि डिटर्मिनेंट a की वैल्यू क्या आई हुई है। अगर डिटर्मिनेंट a डज नॉट इक्वल टू 0 आया तो आपका सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा एंड यूनिक सॉल्यूशन देगा।
अगर डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 आ गया तो आपका सिस्टम कंसिस्टेंट है कि नहीं है, ये पता करने के लिए हम सबसे पहले निकालेंगे एडजॉइंट ए इंटू बी। अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो सॉल्यूशन जो होगा वो कंसिस्टेंट होगा और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे वहां पे। अगर डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 है और हम एडजॉइंट ए इंटू बी निकाल रहे हैं, वो डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो जो आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। आई होप ये तीनों बातें आपको क्लियर हुई होंगी। इन तीनों बातों को नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जितनी जानकारी अभी तक हमें मिली है उन सारी जानकारी की हेल्प से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। आपके जो एग्जाम है उसमें बोलेगा कि किस मेथड से आपको सॉल्व करना है, क्योंकि इक्वेशन को सॉल्व करने के सिर्फ एक ही मेथड नहीं होते हैं। मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं हम। इक्वेशन आप पहला तो आपका मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, आगे आपका एक क्रैमर रूल होता है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। वो क्रैमर रूल आपको आगे सिखाया जाएगा। सबसे पहले हम मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना सीखते हैं। चलिए देखिए कैसे करना है। आपके पास 3 इक्वेशन गिवन है, 3 इक्वेशन गिवन है। इन तीनों इक्वेशन से हमें एक मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसको मैट्रिक्स मेथड में फॉर्म करना पड़ेगा। लिखेंगे कैसे, जैसे अभी हमने शुरुआत में ही लिखा था वैसे लिखेंगे। देखिए कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाइए। 1, x का कोफिशिएंट 1 है, 2, 1, आगे 1। अच्छा, यहाँ पे इस सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है, इनफैक्ट y है ही नहीं, तो जब y नहीं है तो उसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। और z का कोफिशिएंट 3 है। थर्ड में x की जगह कोफिशिएंट 2 है और y का -3 है, z नहीं है तो उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। समझ में आया? आगे x, y, z ये वेरिएबल है हमारे। इक्वल टू में क्या है, 7, 11, 1। ये हमारा होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है, ये पता करने के लिए हम राइट साइड देखेंगे। हमारा राइट साइड की वैल्यूज 0 नहीं है, तो जब 0 नहीं है इसका मतलब ये कैसा इक्वेशन है, होमोजीनियस है, होमोजीनियस सिस्टम है। समझ आया? होमोजीनियस सिस्टम है। अब इसी को हम लिख सकते हैं ax इक्वल टू b। अब a क्या है, b क्या है, x क्या है, वो रिप्रेजेंट कर, आप यहाँ पे उस चीज को रिप्रेजेंट कर दीजिए। ax इक्वल टू b। a की वैल्यू क्या है, जिसे हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं। 1, 2, 1, 1, 0, 3, 2, -3, 0। ये हमारा a है। x क्या है, x, y, z, ये हमारा x है। एंड b क्या है, 7, 11 और 1, ये हमारा b है। सारी वैल्यूज हमें मिली हुई हैं ax इक्वल टू b। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, क्योंकि हमें इसको चेक करना है कि ये सॉल्यूशन कैसा दे रहा है। उसके लिए हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट a। चलिए, आपको ये मैट्रिक्स A गिवन है, इसी A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। इस A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए पहले तो आप इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दीजिए। 1, 2, 1, 1, 0, 3, 2, -3, 0, ये होगा। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए आप इसको डिटर्मिनेंट में लिखना है, अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि सबसे पहले हम किसी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। यहाँ देखिए, आप अगर R1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं तो सबसे पहले 1 है, ठीक है, 1 आ जाएगा। अब इसके सामने का रो और कॉलम कवर करेंगे तो यहाँ 0 है, 0 हो जाएगा। माइनस, अब यहाँ भी माइनस है, मिला के प्लस हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 3 में 9 हो जाएगा। आगे प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है तो यहाँ -2 हो जाएगा। सामने का रो और कॉलम कवर करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 0, -6,
आगे +1 होगा और सामने का रो और कॉलम कवर करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 0 हो जाएगा और यहाँ माइनस है और फॉर्मूले का माइनस मिला के +3 हो जाएगा। ये आएगा इतना। इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं और देखते हैं डिटर्मिनेंट क्या आया। यहाँ तो केवल 9 बचेगा, यहाँ पे अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 केवल बचेगा, उसका मल्टीप्लाई 2 में 12 आ जाएगा, +3 आएगा। ठीक, चलिए देखते हैं एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। प्लस माइनस प्लस, ठीक है, +1 आया है, इसको कवर करेंगे। ओ हाँ, यहाँ पे गड़बड़ हुई है, सॉरी, ये ब्रैकेट गड़बड़ हो गया है थोड़ा सा, हम इसको सही कर देते हैं। ये देखिए 1 यहाँ पे लिया था, यहाँ पे जब 1 लिया है तो जब सामने का रो और कॉलम कवर करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा -3 का, तो -3 आ जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये बनेगा। सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। यहाँ -3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो -3 आएगा। अब इसको प्लस माइनस कर लीजिए। 12 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 आएगा और 9 में 9 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 18 डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कैसी आई, डिटर्मिनेंट ए तो डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया है, देखिए ध्यान से, डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया। और जब डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0 है तो अभी आपको बताया गया है कि जो इक्वेशन है वो कैसा सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन देगा। तो यहाँ से वो चीज लिखिए, यहाँ पे वो चीज लिखिए कि चूंकि देयर डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0, hence system of equation has unique solution given by, यूनिक सॉल्यूशन देगा और निकलेगा कैसे, x इक्वल टू a इनवर्स b से, इस फॉर्मूले से निकलेगा। अब इस फॉर्मूले में क्या क्या चीज है, x है, a इनवर्स है, b है। x हमें पता है XYZ, b हमें पता है 7 11 1, a इनवर्स नहीं पता है, a पता है लेकिन a इनवर्स नहीं पता है। अब उसी a इनवर्स को निकालना सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा नहीं, सबसे छोटा ही कहिए, क्योंकि आप a इनवर्स निकालना सीखे हैं। a इनवर्स कैसे निकाला जाता है आपको पता है, डिटर्मिनेंट a इनटू, सॉरी, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a, a इनवर्स ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a इनटू एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a, इसी फॉर्मूले से निकलता है a इनवर्स, है ना। अब हमारा पूरा फोकस a इनवर्स निकालना है और वो वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बोर्ड पे जितनी चीजें लिखी हैं आप सबसे पहले उसको नोट डाउन करिए, फिर हम पूरा इरेज करेंगे और इरेज करने के बाद हम इस a इनवर्स निकालना शुरू करेंगे। चलिए अब हम निकालते हैं a इनवर्स, और आपको पता है a इनवर्स के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट a निकालते हैं, जो कि हमने पहले ही निकाल लिया, हम यहाँ पे उसकी वैल्यू नोट डाउन करके रखे हैं। उसके बाद हमारा दूसरा काम होता है ये चेक करना कि वो इक्वल टू 0 या डज नॉट इक्वल टू 0 है। हमारा दिख रहा है डज नॉट इक्वल टू 0 है। अगर डज नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या करते हैं, थर्ड स्टेप है कोफैक्टर निकालना। अब हम वही करने वाले हैं, कोफैक्टर निकालने वाले हैं। निकालते हैं C11 और कोफैक्टर, आपको कोफैक्टर निकालना है मैट्रिक्स का, जो मैट्रिक्स आपको मिला था। तो हम यहाँ पे वो मैट्रिक्स लिख लेते हैं जो अभी हमारा मैट्रिक्स ए था, क्योंकि उसी ए मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालना है, वो हम यहाँ से लिख लेते हैं। इसी मैट्रिक्स का हमें कोफैक्टर निकालना है। अब इस मैट्रिक्स को देखेंगे और यहाँ पे हम कोफैक्टर निकालने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे निकलेगा कोफैक्टर। C11 -1 की पावर 1 + 1। अब ये सारी चीजें आपको कई बार बताई जा चुकी हैं, तो यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट ही किया जाएगा। देखिए
0 होगा और 3 का मल्टीप्लाई 3 में माइनस प्लस हो जाएगा, 9 आएगा, यहाँ पे आने वाला है 9 और आपका फाइनल आंसर 9। C12 -1 की पावर 1 + 2 ये एलिमेंट होगा। कवर करेंगे, देखते हैं क्या आता है। कवर करने के बाद 0 और 6 आ जाएगा, बनेगा -6, पावर ऑड है। C13 -1 की पावर 1 + 3 इनटू देखते हैं -3 और ये तो 0 हो जाएगा, मतलब पावर, अच्छा पावर में इवन है इसलिए पॉजिटिव, ये नेगेटिव वाला एज इट इज बना रहेगा। C21 -1 की पावर 2 + 1 2 + 1 C21 ये एलिमेंट है, सामने का रो और कॉलम कवर करेंगे तो क्या आएगा, इसमें 0 हो जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई 1 में, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे देखिए ये कवर करेंगे तो यहाँ 0 होगा और यहाँ माइनस पहले से है और फॉर्मूले में माइनस मिला के इसको प्लस कर देगा तो 3 आएगा, लेकिन पावर क्योंकि ऑड है इसलिए -3 हो जाएगा। C22 -1 की पावर 2 + 2 इनटू देखते हैं C22 क्या आया है, 0 -2, मतलब फाइनल आंसर -2। हाँ, C23 -1 की पावर 2 + 3 इनटू 2 3 ये एलिमेंट है, कवर करेंगे -3 और -4 यही बनेगा। -1 का मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई -3 में, 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4 हो जाएगा। -6 हो रहा है और ये माइनस दे रहा है मतलब प्लस बना देगा, +6 हो जाएगा। आगे C23 तक निकल चुका है। C31 -1 की पावर 3 + 1 इनटू ये है आपका 3 1, रो और कॉलम कवर करेंगे 6 हो जाएगा। C32 -1 की पावर 3 + 2 इनटू ये है 3 2, कवर करेंगे, देखते हैं 3 और -1 3 - 1 2 होगा, लेकिन -2 हो जाएगा, पावर ऑड है। C33 -1 की पावर 3 + 3 ये होगा, चलिए ये है 3 3, देखते हैं क्या आता है। कवर करेंगे तो 0 -2 आएगा, आ रहा है क्या, -2, आपका आंसर भी हो जाएगा -2। ठीक, सारे कोफैक्टर हमने निकाल लिया। अब इसी से हम बनाने जा रहे हैं मैट्रिक्स। इन्हीं कोफैक्टर का अगर हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमारा एडजॉइंट ए निकल के आता है ना। तो आप डायरेक्ट एडजॉइंट ए ऐसे लिखिए, सबसे पहले इनको लिखिए और ट्रांसपोज करिए। पहले तो इसको लिखते हैं 9 -6 -3 -2 6, आगे 6 -2 -2 ये होगा और यहीं पे हम लगा दे ट्रांसपोज। ये आपका कोफैक्टर था, अगर उसका ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट ए निकलेगा। हम इसको ऊपर अगर ट्रांसपोज लगाए हैं तो इक्वल टू एडजॉइंट ए लिख सकते हैं। समझ आया? अब ध्यान से देखिए इन सारी वैल्यूज को। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अच्छा सॉरी यहाँ 6 था, अरे 7 था, सॉरी +7 ही होगा, हमें लगा कि कहीं मिस्टेक है, यहाँ पे 7 होगा। 2 3, अब इसी का ट्रांसपोज आप निकालिए। 9 -6 -3 -3 -2 7, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हैं। 6 -2 और -2, ठीक, ये ट्रांसपोज निकल के आ गया। ये एडजॉइंट ए निकल के आ चुका है। अब फॉर्मूला क्या होता है ए इनवर्स का? ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए।
वैल्यूज पुट करिए 1/18 एडजॉइंट ए की जगह पे एडजॉइंट ए की वैल्यू रखते हैं 9 -3 6 -6 -2 -2 -3 7 -2 ये होगा बिल्कुल। ये वैल्यू आपकी निकल चुकी है किसकी, ए इनवर्स की। समझ में आया, ए इनवर्स। आपको तो ए इनवर्स चाहिए नहीं, आपको तो एक्स चाहिए, एक्स की वैल्यू, आपको तो सॉल्यूशन चाहिए। अब वो कैसे निकलेगा वो आगे देखेंगे। x इक्वल टू आपने एक इक्वेशन निकाला था a इनवर्स इंटू बी। आई होप आपको ये याद होगा। a इनवर्स के प्लेस पे a इनवर्स की वैल्यू रखेंगे, b के प्लेस पे b की वैल्यू रखेंगे, यही b है, और मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नोट डाउन करिए इतना सबसे पहले। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ही कर लीजिएगा आप लोग पीछे, ये -6 नहीं +6 आएगा। आप कैलकुलेशन वापस जाके चेक कर लीजिएगा, आपका ये -6 नहीं +6 होगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है हमसे, सॉरी। चलिए आगे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स इंटू बी, ये इक्वेशन है। ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास है 1/18 और एक मैट्रिक्स है 9 -3 6 6 -2 -2 सॉरी -2 है -2 -3 7 -2, और इसका मल्टीप्लाई किसमें करना है, बी में। बी क्या था, बी ये है 7 11 1। ठीक, अब मल्टीप्लिकेशन आपको पता है कि कैसे होता है। मल्टीप्लिकेशन होता है रो टू कॉलम, ये आपको पहले ही पता है। मल्टीप्लिकेशन होता है रो टू कॉलम। हम उस वैल्यू को इरेज कर देते हैं, और इन सारी चीज़ों को हमने ऑलरेडी नोट कर लिया है, सबको इरेज कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है यहाँ, क्योंकि कॉलम एक ही है तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करिए, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे। करस्पॉन्डिंग इन द सेंस, यहाँ तो करस्पॉन्डिंग वर्ड बोलना गलत हो जाएगा। जैसे पहले का मल्टीप्लाई पहले में कर रहे हैं तो दूसरे का दूसरे में, और तीसरे का तीसरे में, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, 63 होगा। आगे प्लस लगाते हैं, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए माइनस हो जाएगा। 33 11 3 33 और 6 1 6। ठीक, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में होगा। सेकेंड रो का करते हैं। सॉरी, क्या मैं कर रही हूँ, सॉरी, आज मिस्टेकन कुछ ज्यादा हो रही है। 7 का मल्टीप्लाई 6 में करने जा रहे हैं, 42। आगे -22, 2 का मल्टीप्लाई 11 में होगा, और इसका भी मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो -2 हो जाएगा। ठीक, हाँ। आगे 3 का मल्टीप्लाई 7 में, 7 का 11 में, 2 का 1 में, 21, 11 7 77, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में -2। अब इसी को बस आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर। आई होप आपको दिख रहा होगा। हाँ देखिए 1/18। आगे इन्हीं को ऐड प्लस माइनस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं और 33 से माइनस कर देते हैं। 69 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ 69 माइनस करेंगे 33, आपका आने वाला है 36। आगे यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 22 24 हो जाएगा। 42 और 24 मतलब कि 42 में से 24 को घटाएंगे मतलब आएगा 18। आगे 21 और इसको ऐड करेंगे, और यहाँ पे ये 77 है, ये ध्यान रहे। 23
माइनस 77 में से 23 निकालेंगे, आएगा 54। ठीक, चलिए आगे। ये 1/18 आपको बाहर दिख रहा है। इस 1/18 को अंदर ट्रांसफर करेंगे, तो जब अंदर ट्रांसफर करेंगे तो सबसे डिवाइड होगा, तो 36 और 18 डिवाइड करेंगे, 18 को 36 से, तो मतलब 36 को डिवाइड करेंगे 18 से, तो क्या आने वाला है 2, 1 और 3 ये आएगा। ये वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं हम? x की निकाल रहे हैं। ये x की वैल्यूज हैं। x क्या था? x तो XYZ था ना। इसको हम थोड़ा सा इधर लिखते हैं ताकि हम आगे लिख सके। देखिए 2, 1, 3 यही आया हुआ था। इसको हम यहां लिखते हैं। अब x था XYZ, x के प्लेस पे ये वैल्यू रख रहे हैं, इक्वल टू 2, 1, 3। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में इक्वल कर दीजिए। तो यहां से x इक्वल टू होगा 2, y इक्वल टू होगा 1 और z इक्वल टू होगा 3। आपके इक्वेशंस में सारी वैल्यूज निकल चुकी हैं। अब ध्यान से देखिए, आपकी सारी वैल्यूज निकल चुकी हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है उस केस में जब डिटर्मिनेंट a डज नॉट इक्वल टू 0 आता है। आप इस क्वेश्चन के थ्रू उस कॉन्सेप्ट को सीख गए होंगे। तो आज हमने केवल डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0 पे पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।